हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय हनुमान। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। मित्रों, आज जन्म कुंडली के कुछ ऐसे सूत्रों के बारे में आपको बताऊंगा जो कि सब कुंडलियों में होते हैं, और उनका जो परिणाम होता है, ग्रहों की युति, दो ग्रह जब आपस में मिल जाते हैं तो कैसे कैसे योग बनते हैं, क्या क्या फल उनका मिलता है, उन सब के बारे में आपको सूक्ष्म जानकारी दूंगा। तो वीडियो प्रारंभ करूं इससे पहले आपसे पुनः आग्रह है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको ठीक लगती हैं, आप इनको अपनी कुंडली से मिलाकर के देख सकते हैं कि आपके साथ यह घटित होता है कि नहीं होता है। यदि आपके कुंडली के साथ सटीक यह बैठता है तो इसको शेयर जरूर करें, जो कि अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हो जाए, अन्य भी इसका लाभ ले सकें। तो इसके लिए मित्रों वीडियो को शेयर करना है, साथ में लाइक और कमेंट भी अवश्य करना है। तो मित्रों, आओ चर्चा करते हैं क्योंकि जन्म कुंडली के वो विशेष सूत्र क्या होते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे मंगल और बुध की। मित्रों, जन्म कुंडली में मंगल और बुध, इन दोनों की जब युति हो जाती है, युति का मतलब ये दोनों एक साथ जब हो जाते हैं, बुध वाणी का है, दिमाग का है, गणितज्ञ है, और मंगल आवेश का ग्रह है, क्रोध का ग्रह है। अब जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या होता है, तो ऐसा व्यक्ति एक तो क्रोधी होता है। मंगल और बुध की जब युति होती है तो व्यक्ति क्रोधी होता है, कुटिल होता है। ऐसा व्यक्ति कब क्या कर दे कुछ पता नहीं चलता है। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति जिद्दी स्वभाव का होता है, बहुत जिद्दी ऐसा व्यक्ति होता है, और अपनी बात को ही प्राथमिकता देता है, चाहे गलत है चाहे सही है। ऊंची आवाज में बोलेगा, क्रोध में बोलेगा, गलत बातों को भी सही सिद्ध करवाएगा। और कभी कभी क्या होता है, ऐसा व्यक्ति के साथ क्या होता है, प्राय आवेश में आकर के गलत निर्णय कर बैठता है, और जब गलत निर्णय कर बैठता है तो विवादों में उलझ करके और अपना नुकसान कर बैठता है। ये युति मंगल और बुध की युति। तो मित्रों, जिन जातकों की कुंडली में मंगल और बुध एक साथ बैठे हुए हैं, ये आप स्वयं भी अपनी कुंडली में देख सकते हैं, किसी भी भाव में है, मंगल और बुध एक साथ बैठे हुए हैं, उनके साथ अन्य कोई ग्रह नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को सोच समझ करके रहना चाहिए। सबसे पहले जिद्दी नहीं करनी चाहिए, जिद्द करेगा तो क्लेश होगा, क्लेश होगा तो फिर व्यक्ति गलत निर्णय लेता है, और जब क्रोध शांत होता है तब फिर पश्चाताप करता है।
इससे क्या होता है, शारीरिक भी नुकसान होता है, मानसिक भी नुकसान होता है, धन से भी नुकसान होता है। तो मंगल बुध ग्रह की यदि किसी जातक की ऐसी युति कुंडली में बनी हुई है तो ऐसे व्यक्ति को सचेत रहने की आवश्यकता होती है। क्रोध नहीं करना है, और यदि क्रोध हो गया तो चुपचाप अपने किनारे चले जाना चाहिए, यह ही उसके लिए लाभदायक है। अब दूसरा है मित्रों, जन्म कुंडली में चंद्रमा और मंगल की युति। चंद्रमा और मंगल की जो युति होती है तो ये होता है लक्ष्मी योग निर्मित करता है। चंद्र मंगल अच्छा योग है। ऐसा जो व्यक्ति होता है तो चंद्रमा मंगल पर अपना प्रभाव डालता है। ऐसा व्यक्ति सात्विक होता है और लक्ष्मी योग है तो धनवान होगा ही। ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होती है। मेहनत करके धन कमाने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। परंतु एक कमी इसमें भी रह जाती है। कमी क्या रहती है? ऐसा व्यक्ति क्रोधी होता है, अहंकारी होता है। अपने धन का अहंकार इस व्यक्ति के व्यक्तित्व में छलकता है और कभी कभी क्या कर देता है, धन के अहंकार के कारण अपना नुकसान कर देता है। कोई वस्तु यदि 500 की है और किसी ने 1000 रुपये कह दिया तो दे देगा। अहंकार है, अपने धन का अहंकार हो जाता है। परंतु ये योग अच्छा योग है, लक्ष्मी योग है। पैसा आता है, खर्चा करता है तो पैसा भी ऐसे व्यक्ति के पास आता रहता है। तो इस व्यक्ति को थोड़ा सा क्रोध को कंट्रोल करना है, दिखावा कम करना है, अहंकार कम करना है। अब मित्रों तीसरा जो योग है यह है जब जन्म कुंडली में नवमेश, नवम भाव का स्वामी और एकादश भाव के स्वामी परस्पर एक दूसरे की राशि में स्थित होकर के परिवर्तन योग बनाते हैं। अब परिवर्तन योग कैसा है? नवम भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में हो और एकादश भाव का स्वामी नवम भाव में हो। नवम भाव होगा भाग्य भाव, जहां पे मैंने 9 लिख रखा है वो नवम भाव हो गया। 11 जहां पे लिख रखा वो 11वां भाव है, एकादश भाव है। यदि 11वें भाव का स्वामी नवम भाव में है और नवम भाव का स्वामी 11वें भाव में है तो ये क्या है? परिवर्तन योग बन रहा है। या ऐसे भी हो सकता है कि नवम भाव के स्वामी को 11वें भाव का स्वामी देख रहा है और 11वें भाव के स्वामी को नवम भाव का स्वामी देख रहा है, तो ये परिवर्तन योग होता है। और जिन जातकों के कुंडली में यह परिवर्तन योग होता है या ऐसा व्यक्ति भाग्यवान होता है। या किसी शुभ भाव में एक साथ ये दोनों स्थित हैं। कौन? भाग्येश और लाभेश, नवम भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी यदि किसी शुभ भाव में स्थित हैं तो ऐसा व्यक्ति की भी भाग्यवान होता है, भाग्यशाली ऐसा व्यक्ति कहा गया है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य बड़ा प्रबल होता है। भाग्य से ऐसे व्यक्ति को बहुत लाभ होता है। नवम भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी यदि कोई युति बना रहे हैं किसी शुभ भाव में बैठ करके या एक दूसरे को देख भी रहे हैं तो ये बहुत सुंदर योग होता है। अब एक योग और है, वो क्या है? 10वें भाव में यदि दशमेश और एकादशेश की युति हो, 10म भाव में, जहां पे मैंने 10 लिख रखा है ये कर्म भाव है, ये 10म भाव में
दसम भाव का स्वामी, इसी भाव का स्वामी यदि दसम भाव में ही बैठा हुआ है और एकादशेश अर्थात एकादश भाव का स्वामी भी, दोनों के दोनों यदि ये दोनों दसम भाव में बैठे हुए हैं, दसम भाव का स्वामी, कर्म स्थान का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी, ये दोनों ग्रह जब दसम भाव में एक साथ विराजमान हो जाते हैं तो ऐसा जातक महाधनी होता है। ऐसे व्यक्ति के पास भी धन की कमी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि लाभेश कर्म भाव में बैठ रखा है और कर्मेश भी कर्म भाव में बैठा हुआ है। और इन पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। मित्रों, जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह है, जब किसी भी ग्रह को पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो वो ग्रह दूषित हो जाता है, वो ग्रह काम कम करता है, फिर काम कर नहीं पाता है। पाप ग्रह की दृष्टि ऐसी होती है, कोई भी ग्रह जब दृष्टि डालता है ना तो बड़ी क्रूर दृष्टि ऐसे ग्रहों की, पाप ग्रहों की होती है। तो फिर वो योग में क्या होता है, कमी हो जाती है। थोड़ा बहुत लाभ तो होता ही है परंतु कमी हो जाती है। और ग्रह अधिक लाभ कब देता है? जब उस ग्रह की दशा होती है। अब देखो, जैसे दसम भाव में यदि दशमेश और एकादशेश की युति होकर के ये महाधनी योग बन रहा है, परंतु ये प्रबल कब होगा? जब दशमेश की दशा चल रही हो, दसम भाव के स्वामी की दशा चल रही हो और उसमें यदि एकादश का जो स्वामी है उसकी अंतर्दशा जब आएगी तो उस समय व्यक्ति का जो भाग्य होगा वो प्रबल होगा। उस समय जातक महाधनी होगा। धन अपने आप ही अपने कर्म क्षेत्र से ऐसी तरक्की होगी कि धन अपने आप ही आने लग जाएगा। या कभी कभी क्या होता, कहीं रुका हुआ धन है, फंसा हुआ धन है, कोई कर्ज नहीं दे रहा है, वापस नहीं दे रहा है, तो वो धन आने लग जाता है। तो मित्रों, ग्रह अपना काम करता ही करता है। ये योग जो होते हैं कुंडली के, ये प्रबल कब होते हैं? जब इन पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि न पड़ रही हो। एक और है कि यदि भाग्य भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी आपका धन भाव में स्थित है। धन भाव कौन सा है? द्वितीय भाव। भाग्य भाव का स्वामी यदि द्वितीय भाव में स्थित है तो ऐसे व्यक्ति के पास जमा पूंजी बहुत अधिक होती है। और जो जमा पूंजी होती है उसका खर्चा बहुत कम ऐसे व्यक्ति के द्वारा होता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति खर्चा बहुत कम करता है, अक्सर पैसे बचा करके ऐसा व्यक्ति रखता है। धन का जो भंडार है ऐसे व्यक्ति का कभी कम नहीं होता है। तो भाग्येश आपकी कैसी स्थिति में है? भाग्येश यदि आपका कमजोर है, कर्मेश यदि आपका कमजोर है, लाभेश यदि आपका कमजोर है तो इनको प्रबल करने की आवश्यकता है, इनको मजबूत करने की आवश्यकता है। भाग्येश कौन सा है? नवम भाव का स्वामी। कर्मेश कौन सा है? दसम भाव का स्वामी। लाभेश कौन सा है? 11वें भाव का स्वामी। इन तीन ग्रहों को आप देखिए, यदि आपको लाभ नहीं हो पाता है, पैसा कमाते हैं,
वो टिक नहीं पाता है, या जितनी मेहनत करते हैं उससे कम आपको प्राप्त होता है, तो उसके बारे में, इन 3 ग्रहों के बारे में आपने विचार करना है। जन्म कुंडली में इन 3 ग्रहों का निरीक्षण करवाइए, कीजिए। आपका भाग्येश कौन सा है, कर्मेश कौन सा है, लाभेश कौन सा ग्रह है, उस ग्रह के अनुसार, उस ग्रह के अनुसार आप अपना कर्म क्षेत्र चुनिए। उस ग्रह के अनुसार आप अपना लाभ क्षेत्र चुनें। उस ग्रह के अनुसार अपना भाग्य स्थान चुनें। तब जाकर के मित्रों लाभ होता है। कई बार क्या होता है कि हमारा कर्म क्षेत्र कुछ और ही होता है और व्यक्ति किसी और चीज पे ही प्रयासरत रहता है, तो उसको लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए जन्म कुंडली का ठीक ढंग से निरीक्षण करा करके आपका कर्म क्षेत्र क्या होना चाहिए, कहां आपको लाभ की प्राप्ति होगी, उन ग्रहों का अध्ययन करा करके, जन्म कुंडली को दिखवा करके, तब आप उस क्षेत्र में काम करिए, तब आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अन्यथा मित्रों, आप मेहनत करेंगे, पैसा आएगा, टिकेगा कि नहीं टिकेगा, ये आपके भाग्य पे बात है, परंतु आप आनंद की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। जब तक आप अपना सही क्षेत्र नहीं चुन पाएंगे, तब तक आप आनंद की अनुभूति अपने जीवन में नहीं ले पाएंगे। इसलिए ग्रहों का ठीक ढंग से अध्ययन होना चाहिए। छोटे बच्चों का, उनकी कुंडली को देखिए और उन कुंडली को देख करके इससे लिए कौन सा क्षेत्र अच्छा रहेगा, कौन से क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति तरक्की करेगा। खास ये नहीं है कि आपने बच्चे को इंजीनियर बनाना है, बीटेक करा दिया, ये करा दिया। कई ऐसे भी बच्चे देखे गए हैं जो बीटेक करके और उसके बाद कोई दूसरी ही लाइन पकड़ लेते हैं। तो पहले ही ये निश्चित कर दो। कई बच्चे ऐसे हैं कि बीटेक पे 4-5 साल, 8-10 साल खपा करके और अंत में किसी और ही नौकरी में चले जाते हैं। तो इसका मित्रों यही होता है कि आपका कर्म क्षेत्र कौन सा है, आपका कर्म क्या होना चाहिए, और आप देखा देखी करके, एक दूसरे को देख करके गलत कर्म क्षेत्र चुन देते हैं और जिसमें कभी कभी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो मित्रों, ये थी आज की सूक्ष्म जानकारी। कल पुनः किसी नए विषय पे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।